या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कशेरुकी। इतना तो समझ में आ चुका है कि यहां पर जो भी लोग आएंगे उनमें क्या मिलेगा, कशेरुक दंड मिलेगा, यानी कि रीढ़ की हड्डी मिलेगी। ठीक है, अब इनको सबसे पहले बांटते हैं दो वर्ग में हम लोग। सबसे पहला अनैथो स्टोमाटा या मेटा, और दूसरे को कहते हैं नैथोएस्टोमाटा। एकदम आराम से समझ में आएगा इसका वर्गीकरण। ठीक है, ध्यान दे करके समझिएगा। अनैथोएस्टोमेटा, नैथोएस्टोमेटा, इन दोनों में सबसे पहला बिंदु जरा याद रखिएगा बच्चा कि ये एक ऐसे कशेरुकी हैं जिनमें जबड़े का अभाव होता है, या जबड़ा सीधा सीधा कहें कि क्या होता है सर, अनुपस्थित होता है। जबड़ा समझ रहे हो, ये वाला हिस्सा कि सर ये जबड़ा नहीं रहेगा, जबड़ा नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, अब क्या रहेगा वो बात करेंगे जब हम इसको शुरू करेंगे तब। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा सर ये ना, तो जबड़ा मतलब दो चीज, सर ये निचला जबड़ा, ऊपरी जबड़ा, ये दोनों में से कोई चीजें नहीं होंगी। और जिस कशेरुकी में ये चीजें, कशेरुकी है मतलब रीढ़ की हड्डी तो है। ठीक है, और कशेरुकी की पहचान एक बात और ध्यान में रखिएगा, हालांकि हम इससे पहले कॉर्डेटा पढ़े हुए, कॉर्डेटा में आने के लिए कहीं ना कहीं 4 लक्षण आपको बताया था। वो चारों लक्षण किसी भी अवस्था में मिलनी चाहिए, या तो पूरे जीवन मिलनी चाहिए। लेकिन जब हम बात करते कशेरुकी की, कॉर्डेटा की ना, तो कोई चीज हो ना हो एक अलग की बात है, होना तो चाहिए। क्यों? क्योंकि सर ये कशेरुकी उसी कॉर्डेटा के अंदर आ रहा है, तो चारों लक्षण तो रहे होंगे, चाहे किसी ना किसी अवस्था में रहे होंगे। लेकिन अगर मैं कशेरुकी कह रहा हूं ना बाबू, तो ध्यान रखना सीधी सी बात कि सर इसमें मेरुदंड तो होगा ही होगा, मिलना ही है। ठीक है, चलो आगे देखो, यहां पर जबड़े अनुपस्थित हैं और यहां पर जबड़े उपस्थित। यानी कि आप अपने से ना एक उपनाम दे सकते हो। क्या उपनाम दे सकते हैं कि सर अनैथोएस्टोमेटा एक ऐसा वर्ग है जो किसके अंतर्गत आता है, कशेरुकी के अंतर्गत आता है। और ये वर्ग में ऐसे जीव रखे जाते हैं जिनमें जबड़े अनुपस्थित हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये वर्ग जो है जबड़ा रहित कशेरुकियों का है, ये वर्ग जबड़ा रहित कशेरुकी का है। ये क्या हो जाएगा सर, ये वर्ग जबड़ा युक्त कशेरुकी का हो जाएगा ना। एक को कहेंगे जबड़ा रहित, दूसरे को कहेंगे जबड़ा युक्त। ऐसा सवाल आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में कि निम्न में से कौन जबड़ा युक्त वर्ग है और कौन जबड़ा युक्त वर्ग नहीं है, क्वेश्चन घुमाएगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। चलो अब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग कि सर अनैथोएस्टोमेटा में अगर बात करेंगे तो इसका एक वर्ग हमें पढ़ना है जिसका नाम है साइक्लोएस्टोमाटा। ठीक है, एक पढ़ने वाले हम लोग क्या, साइक्लोएस्टोमेटा। वो किसके अंतर्गत, अनैथोएस्टोमेटा के अंतर्गत। इसका मतलब सर यहाँ पे जबड़े होंगे नहीं होंगे। ठीक है, चलो यहाँ इस जबड़े वाले की बात कर रहे हैं सर, इसका नैथोएस्टोमेटा। इसका देखो तो नाम दे रखा है क्या इसके वर्गीकरण में, चलो पीसीज और टेट्रापोडा। अब समझिएगा जरा इसको, जो नैथोएस्टोमेटा है जिनमें जबड़े मिल रहे हैं, मतलब कि वे कशेरुकी जिनमें जबड़े हैं, इनको हमने बांटा दो भाग में। एक को कह दिया पीसीज, एक को कह दिया टेट्रापोडा। अब तनी इस नाम का अर्थ निकालो। टेट्रा माने चार, पोडा माने पैर या पाद, यानी कि एक ऐसा श्रेणी, एक ऐसा वर्ग जिसके अंतर्गत आने वाले जीवों के क्या होंगे, चार पैर होंगे। हो सकता है कि वो चार पैर अग्रपाद पश्चपाद के रूप में हो, यानी कि अगला पैर और पिछला पैर के रूप में, या तो वो पंख के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, इस पीसीज की बात करें तो ये पीसीज का मतलब क्या होता है बच्चे, याद रखना कि सर ये वर्ग जिनमें स्पेशली किसकी बात करेंगे, हम मछलियों की बात करेंगे। ये भी जो होंगे ना मछली की श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से इनको मछली हम नहीं कहेंगे। लेकिन जो पीसीज होंगे वो स्पेशली कौन होंगे, मछली होंगे। अब इस पीसीज के भी दो वर्ग हैं।
या वर्ग के अंदर जो आएगा वो क्या कहलाएगा? उपवर्ग कहलाएगा, जो आप समझ लो। पहला जो है उसको कहते हैं कॉन्ड्रोक्थीज और दूसरे को कहते हैं ऑस्टोक्थीज। ठीक है, क्या क्या? इस स्पीशीज के अंतर्गत दो उपवर्ग हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन कौन? कॉन्ड्रोक्थीज और ऑस्टोक्थीज। इस टेट्रापोडा में पढ़ने वाले हैं 4 उपवर्ग को। देखिए, उभयचर एम्फीबियंस बोलते हैं इनको, सरीसृप रेप्टाइल बोलते हैं इनको, तीसरा एवीज, और चौथा स्तनधारी। मेमेलिया इनको कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड क्या है? मेमेलिया या मैमल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, ये हो गया बच्चा पूरा का पूरा आपका वर्गीकरण किसका? वर्टिब्रेट का। दिमाग में क्या कर रहा है हीरो? कहां लगा है? इधर ध्यान दो बाबू, अभी तो इतनी परेशानियां है ना, अभी तो बस चल रहा है, उसको ध्यान में रखो। इस पर एक बार नजर डालिए, क्या क्या चीजें थी। जबड़ा जिनमें नहीं है वो कहीं ना कहीं कौन? अनैथोएस्टोमेटा। जिसमें जबड़ा है, कमिन, जिसमें जबड़ा मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं? नैथोएस्टोमेटा। कमिन, आगे आ जाइए, आगे भी स्पेस है। ठीक है, उसके बाद इस जबड़े वाले की, जबड़े जिसमें नहीं है उनकी बात किया, तो ये हो गया कौन आपका? साइक्लोएस्टोमाटा। उसके बाद जिनमें जबड़े हैं इनको 2 वर्ग में बांटा। सबसे पहला पीसी, जिनमें कौन आती है? मछलियां आती है। टेट्रापोडा, इसमें ऐसे जीव आएंगे जिनके पैर क्या होंगे? 4 होंगे। या तो वो पैर यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं, जिनमें क्या होंगे? 4 पैर होंगे, या तो इन्हीं पैर में से कहीं ना कहीं रूपांतरण होके क्या बना होगा? इनका पंख बना होगा। डन। अब इसमें से सर उभयचर किसको कहते हैं? जो पानी में भी रहता है, जमीन पर भी रहता है, उसको क्या कहते हैं? उभयचर। सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं। ठीक है, एवीज एक ऐसा श्रेणी है जिसमें पक्षियों को शामिल किया गया। ठीक है, यानी कि स्पेशली एवीज में कौन आएंगे? पक्षियां आएंगी। और स्तनधारी सर वो जीव जो अपने बच्चन को स्तनपान कराते हैं, या फिर सीधा सीधा कहें कि ऐसे जीव जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, ऐसे जीवों को पढ़ेंगे कहां पर हम लोग? स्तनधारी में पढ़े। डन। चलो शुरू करें हम लोग क्या? अनैथोएस्टोमाटा, जिसमें हम बात करेंगे किसका? साइक्लोएस्टोमाटा। ठीक है, मिटा दे पूरा वर्ग ये। अनैथोएस्टोमेटा हमारा क्या हो गया? वर्ग हो गया। अब इस वर्ग के अंतर्गत एक पहला उपवर्ग हम पढ़ रहे हैं, किसको? साइक्लोएस्टोमाटा। अब देखो, ज्यादातर शब्द से अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसका कुछ अर्थ निकाल पा रहे हो क्या? देखो तो जरा। अब पता है, जब अर्थ निकल जाता है ना, वो दिमाग में हमेशा रहता है, कभी वो गड़बड़ करता ही नहीं है। अब बिना अर्थ के अगर समझते हैं तो वो चीजें शायद मिस कर जाए दिमाग से। साइक्लोएस्टोमाटा, कुछ अपने से जो भी दिमाग में आ रहा वो बताओ। कोई बात नहीं। देखो, एस्टोमाटा माने रंध्र। वो रंध्र किसके जैसा होता है सर? छिद्र के जैसा होता है। ठीक है। साइक्लो माने तक, वो हेक्सा होता है, वो हेक्सा होता है जिसको आप 6 बोल रहे हैं ना, वो हेक्सा होता है। साइक्लो मानी सर एक साइकिल, एक वृत्ताकार, एक गोलाकार, क्या? और साइक्लोवाइड होता है, बुड़बक कहेंगे। चलो इधर देखो, चलो इधर। सबसे पहला पॉइंट, बातें नहीं सर, इस वर्ग में किसमें? साइक्लोएस्टोमेटा में जो आने वाले जीव है ना, वे जीव
सबसे पहला बिंदु याद रखिएगा कि जो आने वाले जो जीव हैं वो जीव कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। और परजीवी कैसे होते हैं, तो बाबू याद रखिएगा ये बाह्य परजीवी होते हैं, यानी कि किसी के शरीर के बाहर रह करके वहां से पोषण को प्राप्त करना, ऐसा जीव क्या कहलाता है, बाह्य परजीवी कहलाता है। अब सवाल आता है कि सर किसके ऊपर, तो भी याद रखिएगा किसके बाहर है, तो मछलियों के ऊपर, यानी कि साइक्लोस्टोमेटा में आने वाले जो जीव होंगे ना वो दूसरे मछलियों के ऊपर रह करके पोषण को प्राप्त करेंगे। ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे, तो सर ये जो जीव हैं इनमें चूसक पाए जाते हैं। चूसक नाम से क्या लग रहा है सर, चूसने की संरचना है कुछ, उसको क्या कहेंगे, चूसक। और अभी क्या बताया था, अनेस्टोमेटा में जबड़े नहीं पाए जाते हैं। तो सर जब जबड़ा है ये नहीं है, तो जैसे मान लिया जाए कि सर ये मछली हो गई, ठीक है, और इस मछली का जो मुख है वो कैसा है सर, एस्टोमेटा यानी कि एक छिद्र के जैसा है, और कैसा है, साइक्लो यानी कि गोलाकार। तो सीधा सीधा हम कहें कि सर जो इसका चूसक मिल रहा है वो चूसक कहाँ है, इसके मुख में है, और वो जो चूसक है ये कैसा है, गोलाकार है। देखो सवाल यही सबसे बनते हैं, आसानी से क्लियर हो जाएगा क्या क्या चीज, कि सर इसके मुख में मिल रहा है चूसक, इसके मुख में जबड़ा अनुपस्थित होता है, जबड़ा नहीं होता है, ये जो चूसक होता है ये कैसा होता है, गोलाकार होता है। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, अब ये सब बात तो चलो लिख ही देते हैं। इनमें जो इनका परिसंचरण तंत्र होता है वो कैसा होता है, बंद प्रकार का मिल रहा होगा। बाकी सारी कहानी आपको पहले से पता है, क्या क्या चीजें हो सकती है, द्विपार्श्व सम्मिति होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं क्या होगा, जर्मस्तर कितने होंगे, 3 होंगे, तो कहीं ना कहीं प्रगुहा मिलेगा। ये सारी कुछ कहानी हर जगह पर है, बस इसको याद रखिएगा कि बंद प्रकार का क्या मिल रहा है, परिसंचरण तंत्र मिल रहा है। और एक चीज देखना इसमें, चलो इस तरीके का एक संरचना बना दिया, बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। पंख दिख रहा है इसमें, जोड़ीदार पंख है कि सिंगल सिंगल मिल, सिंगल में। जोड़ीदार कब कहेंगे कि सर ऊपर भी एक दिख रहा है और ये नीचे भी दिख रहा है, तब ये क्या कहलाएगा, जोड़ीदार पंख कहलाएगा। लेकिन इस साइक्लोएस्टोमेटा वर्ग में आने वाले जो मछलियां होंगी ना, इनमें युग्मित पंख नहीं होते हैं। बात समझ आया, इनमें युग्मित पंख नहीं होते। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा क्या, पेट्रोमाइजन है क्या, देखो जरा एग्जाम्पल में, अरे कहाँ गया हो, एक सेकंड, कहाँ चला गया, एक मिनट ठीक है। और क्लोम छिद्र के बारे में चलिए हो गया, युग्मित पंख नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद आगे देखो, 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। कुछ और याद रहे ना रहे, इसको जरूर याद रखिएगा इस श्रेणी में, इनमें 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र पाया जाता है। ठीक है, और एक चीज जानते हो इसके बारे में, चलो बता, जो पढ़ा है इसके बारे में पढ़े थे, एक चीज बताओ, ये रहते कहां पर होंगे, समुद्री जल में रहते हैं, समुद्री जल में रहते हैं। लेकिन इनकी कहानी थोड़ी सी अजीब है, ये प्रवास करते हैं। प्रवास माने एक जगह से दूसरे जगह जाना। अब प्रवास पता है कब करते हैं हम लोग, हम या फिर कोई भी जीव प्रवास कब करते हैं, जब किसी विशेष कार्य को करना होता है तब, या तो जब हमारे लिए वहां का मौसम अनुकूलित नहीं है तब। ठीक है,
तो याद रखना कि ये रहते तो समुद्री जल में है, ठीक है, लेकिन जब इनको क्या करना होता है, जनन करना होता है, तो ये वो मछलियां जो साइक्लोएस्टोमाटा में आ रही हैं, ये प्रवास करती हैं, ठीक है। कब? जब इनको जनन करना होगा तब ये प्रवास करेंगी, प्रवास करके चली जाएंगी साफ जल में, ठीक है। साफ जल में जाने के बाद ये क्या कर लेंगी, जनन कर लेंगी, ठीक है। अब जनन करेगी तो सर दो चीज, जो जन्म जो देगा उसको क्या कह सकते हैं, माता कह सकते हैं, और जो जन्म लेगा उसको पुत्र या पुत्री जो भी, या फिर सीधा सीधा क्या लिखते हैं, संतान, ठीक है। अब सर जनन करने के बाद ये माता की मृत्यु हो जाएगी, समझे? अब क्यों का जवाब मिल रहा है, बस वेट करिए। याद रखना ये प्रवास वाली कहानी भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब इनको जनन करना होगा, ये समुद्री जल से निकल के कहां जाएंगे, साफ जल में प्रवास कर जाएंगे, चले जाएंगे, वहां जनन करेंगे, अपने बच्चे को जन्म देंगे, उसके बाद जन्म देने के पश्चात मर जाएंगे, बचेंगे ही नहीं, जन्म देंगे मर जाएंगे। अब कहा बात रीजन की सर मर कैसे गए, तो जन्म देने के क्रम में इनके शरीर से काफी ज्यादा ऊर्जा खर्च हो जाती है, पहला चीज। दूसरा चीज, ये साफ जल के लिए थे कि समुद्री जल के लिए थे, समुद्री जल के लिए थे। आके कहां पर जनन किए थे, साफ जल में। अब उस साफ जल में जनन कर लेने के बाद अब वो साफ जल इनके लिए अनुकूलित नहीं रह जाता है, इसलिए वो मर जाते, मृत्यु हो गई। फिर सवाल आता है कि सर इसकी संतान कैसे जिंदा है, ठीक है। तो सर इसके संतान को जन्म लेने के लिए कैसा पानी चाहिए, साफ पानी ही चाहिए। अगर वो, सुनो अभी कहानी खत्म थोड़ी किया हमने, ठीक है। इसके संतान को जन्म लेने के लिए, थोड़ा सा वृद्धि करने के लिए कैसा पानी चाहिए, साफ पानी। साफ पानी मतलब जिसमें लवण की मात्रा न हो। समुद्र के पानी में लवण होता है, साफ पानी मतलब नदी वगैरह का पानी, इसमें लवण नहीं होता है। अब इसका संतान क्या करेगा सर, यहाँ पे अपने आप को वृद्धि कराएगा। और एक शब्द का इस्तेमाल इधर मिटा दे ना, एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मेटामॉर्फोसिस, जिसको हिंदी में आप कह सकते हो कायांतरण। मिला? अब इसका जो ये संतान है ना बच्चा, देखो ये संतान क्या करेगा सर, ये कायांतरण करेगा। अब कायांतरण का मतलब अभी है कहां पर, ये साफ जल में कायांतरण करेगा। कायांतरण का मतलब होता है रूप बदलना, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि सर एक तरीके से यहाँ पर क्या मिल रहा है, लार्वा अवस्था मिल रहा है। वो लार्वा अवस्था में बदलाव आएगा, कायांतरण। ये काया माने का होता है शरीर, आंतरण मतलब बदलाव, यानी कि शरीर में बदलाव आएगा। और बदलाव आने के बाद इसकी जो लार्वा अवस्था है वो वृद्धि कर जाएगी वयस्क अवस्था में, और वापस ये वृद्धि करने के बाद कहां चले जाएंगे, समुद्री जल में चले जाएंगे। बोलो बात समझ में आई क्या क्या हुआ कि सर जो साइक्लोएस्टोमेटा जनन करना होगा, जनन करने के लिए समुद्री जल से निकल के कहां जाएगी, साफ जल में, वहां पे जनन करेगी, बच्चे को जन्म देगी, जन्म देने के पश्चात वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। रीजन कि जन्म देने के बाद वो साफ जल उस माता के लिए अनुकूलित नहीं होगा, फिर वो मर जाएगी, उसके बच्चे वहीं पे रह जाएंगे। रीजन वो बचे हुए हैं क्योंकि उनको वृद्धि करने के लिए साफ जल ही अनुकूलित वातावरण है। फिर वहां पे वो कायांतरण कर लेंगे, और कायांतरण करने के बाद वापस अपने घर लौट जाएंगे, मतलब कहां पर, समुद्र में लौट जाएंगे। यहां तक की बात समझ में आई? और इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, याद रखिएगा। और कुछ रह गया इसमें लक्षण, एक चीज रह गया क्या शायद इसमें, इनका कपाल था। हाँ बोलिए, बोलिए ना। कैसे जा रहे हैं बच्चा, ये बताओ, क्या समुद्र किसी नदी से कनेक्ट होता है? अब कितना बड़ा समुद्र हो, अब वो जाने, बात समझे। अब आपके हिसाब से सर सही है कि सर बहुत बड़ा समुद्र है, वो उस समुद्र से निकल के नदी की तरफ कैसे जाएगी। अब देखिए होता क्या है कि समुद्र का ही हिस्सा अलग अलग ही तरीके से बटा होता है, यानी कि समुद्र के कुछ हिस्से में लवण बहुत ज्यादा मात्रा में है, समुद्र के किसी हिस्से में लवण की मात्रा बहुत कम है, ऐसे भी काम किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये लॉजिक नहीं याद रखना है कि समुद्र से नदी में कैसे जाएगी, उससे क्या मतलब है,
आपको लाइन क्या याद रखनी है कि जनन करने के लिए इनको चाहिए स्वच्छ जल, साफ जल, जिसमें लवण की मात्रा बिल्कुल भी ना हो। अब वहां से जनन करने के बाद वापस वो लवणीय क्षेत्र में लौट जाएंगे। ठीक है, सारा लगभग पॉइंट इसमें का खत्म हो गया। एक चीज आप और याद रखेंगे इसमें कि इनका जो कंकाल होता है, कंकाल यानी कि मुख्य रूप से इनका कपाल और दूसरा इनका मेरुदंड, ठीक है, ये बना होता है किसका? उपास्थि का, कार्टिलेज। अच्छा, अस्थि सुने हो, उपास्थि भी सुने हो, ठीक है। सर ये अस्थि है, इसको मोड़ नहीं सकते हम, ये हार्ड है, ज्यादा कोशिश करेंगे डॉक्टर से मुलाकात हो जाएगी हमारी, है ना। उसके बाद इका है, उपास्थि है, सर इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, कितना मोड़ सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, बस समझे। यानी कि सीधा सीधा, अरे बस कर भाई मत मोड़ उसका, मतलब सर नरम हड्डी माने उपास्थि और कठोर हड्डी माने अस्थि, ठीक है। तो इनका जो कंकाल है वो किसका बना हुआ है बाबू? उपास्थि का बना हुआ है। यानी कि एक और उपनाम दे सकते हो आप इनको, सर ये उपास्थीमय मछलियां होती है, ठीक है, उपास्थीमय मछलियां होती हैं। आपका कौन ये क्या था? अनैथोएस्टोमेटा खत्म, जिसमें क्या आ रहा था आपका? साइक्लोएस्टोमेटा। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, पेट्रोमाइजन, पेट्रोमाइजन या पेट्रोमाइजन जो भी दे रखा हूं। इसका एक और नाम है जी पेट्रोमाइजन का, कहां गया? हाँ, लैम्प्रे, हाँ मिक्सीज, पेट्रोमाइजन लैम्प्रे है ना। और एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिएगा, क्या था? मिक्सिन है, उसका भी एक और नाम होगा, मिक्सिन का भी हैग, हाँ हैग फिश, मिक्सिन दूसरा है आपका, मिक्सिन जिसको बोलते हैं हम लोग हैग फिश। डन, चलो मिटा दे इसको। अनैथोएस्टोमेटा खत्म, इसमें ज्यादा कुछ विशेष नहीं था। अब शुरू करते हैं हम लोग क्या? नैथो एस्ट, टाइम नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, तनिक से तो, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे बाबा बस 2-4 दिन और, आपका टाइम का भी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ये टाइम सही नहीं चल रहा है मुझे, मेरे हिसाब से मुझे पढ़ाने में खुद मजा नहीं आ रहा है। आपका और सेकेंड ईयर का बैच कभी टैली नहीं करना चाहिए, बस मेरे हिसाब से। ये जो सेम टाइम पे टैली कर रहा है ना, मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सेकेंड ईयर वाले को शिफ्ट करेंगे मॉर्निंग में, ठीक है। जब भी पढ़ाने चलता हूँ मेरा मूड ऑफ हो जाता है। ये 20 मिनट सिलेबस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन असर हम पर पड़ रहा है, हम पढ़ा नहीं पा रहे ढंग से, ठीक है। 2-4-5 दिन जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, बाकी टाइम शिफ्ट कर देंगे मॉर्निंग वाले लोगों को भेज देंगे मॉर्निंग में। अब आप लोगों को कोई टेंशन नहीं रहेगा, 5-10 मिनट ऊपर नीचे भी चलेगा, ठीक है। और हाँ बाद में देखेंगे, बाद में। चलिए 2 शब्द हैं, पहले उसको खत्म करते हैं हम लोग। उपास्थि और अस्थि, तो देखो उपास्थि और अस्थि, इसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बोन। ठीक है, अब देखो 2 शब्द, कॉन्ड्रोसाइट, ऑस्टियोसाइट। बताएंगे कोई क्या है ये? कॉन्ड्रोसाइट, दूसरा ऑस्टियोसाइट। एक और वर्ड लिख देते हैं, कॉन्ड्रोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। जाहिर सी बात है अध्ययन को बोलेंगे, लॉजी शब्द लग गया तो क्या हो जाएगा? अध्ययन हो जाएगा अपना। अब सुनना, सर ये अस्थि हो गई, ठीक है। अब ये नाक का कुछ ज्यादा विशेष नहीं बनाने आ रहा, इसको कह देते क्या है? ये उपास्थि है। अब सुनो ध्यान से, सर ये हड्डी है,
ठीक है, क्या मैं इसको अंग बोल सकता हूं? बिल्कुल, हमारे शरीर का क्या है, एक अंग है। अंग किससे बना होगा? ऊतक से। ऊतक किससे बना होगा? कोशिका से। कुल मिलाजुला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या इस हड्डी की कोशिकाएं होंगी? 100% होंगी। अब ये उपास्थि, उपास्थि भी क्या है? अंग। किससे बना होगा? ऊतक से। वो ऊतक किससे बना होगा? कोशिका से। सर यहां भी कोशिका मिल रही होगी क्या? बिल्कुल मिल रही होगी। अब सुनना ध्यान से, सर उपास्थि की कोशिका क्या कहलाती है? कॉन्ड्रोसाइट कहलाती है। बात समझे? उपास्थि की कोशिका कॉन्ड्रोसाइट कहलाती है, और यदि मैं उपास्थि का अध्ययन करूंगा तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्ड्रोलॉजी। जैसे जीव विज्ञान पढ़ते हो तो क्या कहते हो सर? बायोलॉजी। वैसे ही अगर स्पेशली आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल आप किसका अध्ययन कर रहे हैं? उपास्थि का अध्ययन कर रहे हैं, आपका पढ़ाई क्या कहलाएगा? कॉन्ड्रोलॉजी कहलाएगा। अब कॉन्ड्रोलॉजी कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि सर उपास्थि की कोशिका को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट। डन। ठीक उसी प्रकार से ये जो हार्ड वाली हड्डी है सर, ये भी कहीं ना कहीं किससे मिलके बना है? कोशिका से मिलके बना है। तो कोशिका उसकी क्या कहला रही है? ऑस्टियोसाइट। और यदि आप केवल हड्डी के बारे में पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, अब तनिक याद करो, एक वर्ग हमने पढ़ लिया, कौन सा? अनैथोएस्टोमेटा। दूसरा कौन सा पढ़ना है? नैथोएस्टोमेटा। ठीक है, उस नैथोएस्टोमेटा में दो वर्ग हमने किया है, कौन सा सर? पीसीज, दूसरा टेट्रापोडा। पीसीज के दो उपवर्ग बनाए, कॉन्ड्रोक्थीज, ऑस्टोक्थीज। दोनों में नाम में क्या कॉन्ड्रो ऑस्टियो आ रहा है क्या? कॉन्ड्रोक्थीज, ऑस्टोक्थीज। यानी कि जो पीसीज वर्ग के अंतर्गत हम लोग दो उपवर्ग पढ़ने वाले, कौन कौन सा? कॉन्ड्रोक्थीज, ऑस्टोक्थीज। कॉन्ड्रोक्थीज में वे मछलियां आएंगी जिनकी हड्डियां उपास्थि से बनी होंगी। बात समझ में आया? और कहीं ना कहीं दूसरा क्या है आपका? ऑस्टोक्थीज। उस ऑस्टोक्थीज में आने वाली जो मछलियां होंगी उनका क्या बना होगा? कंकाल अस्थि से बना होगा। तो बात समझ में आ गया? चलो, तो आपको हमने अंतर करके दे दिया है, उसके बाद कल उसको पढ़ के वो भी खत्म कर लेंगे हम लोग। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो बताइए।